नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और ममता बनर्जी के सामने ऐसा क्या संकट आ गया है कि उन्होंने अपने भाई को अभिषेक बनर्जी नहीं, तृणमूल के लिए चिंता जताई है और अभिषेक को दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया है। ये छोटा सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो एलओपी बने हैं, उनकी शेयर की क्या वैल्यू है, ये भी अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल ममता बनर्जी का खेल खुल कर के सामने आ गया है। क्या इसीलिए हुमायूं कबीर ने पैतरा बदला है, सारे राज खोल दिए हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ फ्रेश एफआईआर भी हुई है। कई सारे अपडेट्स हैं। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से उदय भानु बनर्जी सर। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी। कल हमने डिस्कस किया था कि अभिषेक ममता के घर जाते हैं, झगड़ा होता है, उसके बाद तो ममता बनर्जी ने इतनी निर्ममता दिखाई है, कैसे देखते हैं? क्योंकि ममता ने पार्टी को अहमियत दी है, अभिषेक को बेदखल कर दिया है। जी उदय सर। मैडम, ममता बनर्जी का राजनीति यही है। एक लाइन से बताए तो इन्होंने अभिषेक बनर्जी के बिल्कुल दरकिनारे कर दिए। ठीक है, पार्टी इन्होंने बनाई थी टीएमसी, बहुत लड़ाई के बाद इन्होंने सत्ता में आई थी। उसके बाद जो भी हुआ वो तो सब जानते ही है। अभी हुआ क्या, ममता बनर्जी को समझ में आ गया हम अगर अभिषेक बनर्जी के साथ जुड़े रहेंगे या इनकी जो है हिमायत करते रहेंगे तो कोई पार्टी, हमारे पार्टी मेंबर विधायक जो चुन के आए हैं वो साथ में नहीं रहने वाले। ठीक, दूसरी बात है, जो चीज आपने पश्चिम बंगाल के असेंबली में जो देखे स्प्लिट होते हुए, टुकड़े होते हुए टीएमसी को, वही चीज अगले 10 दिन में आपको संसद के दोनों कक्ष में भी दिखाई देगा। इनके करीब 42 के लगभग सांसद है टोटल, दोनों मिला के। तो उनमें से हमारे पास जो खबर है वो 18 के जो है वो अपना तय कर लिया। वो किसी भी हालत में अभिषेक बनर्जी को अपना लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए कल देखिएगा, कल हमने बताया था ऋतुव्रत बनर्जी एलओपी चुनने के बाद पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया हमारे लीडर है ममता बनर्जी। इसका मतलब ममता बनर्जी पार्टी के ऊपर वही कंट्रोल रखेंगे अपना। तिजोरी के चाबी जो है उन्हीं के पास रहेगी। 1582 करोड़ का कोई मामूली पैसा नहीं है मैडम। आज तो हमने पता कर लिया कि उस अकाउंट में कितना पैसा है। और ये सारे पार्टी अभी ऋतुव्रत बनर्जी और या संसद में जो भी एक चुना जाएंगे इनका लीडर, ये सब सारे मुखोटे हैं। लेकिन पीछे जो है, क्योंकि ममता बनर्जी सत्ता से बाहर नहीं रह सकते हैं, यही इनकी राजनीति है। यही करके इन्होंने कांग्रेस को तोड़ के इन्होंने आए थे, तृणमूल बनाए थे। इतने घोटाला हुआ, इतने इनका मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर तिहाड़ गए, सब कुछ। लेकिन इनके मुंह से एक ही शब्द निकला हमेशा, एक स्टेप, हमें तो मालूम ही नहीं था। हमारे लिए तो वो शेर था हमारा पार्टी का। उनका तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा समाज में। तो ममता बनर्जी किसी का सगी नहीं है। आप अगर सोचेंगे जो ये अपना परिवार और अभिषेक बनर्जी को बचाने में, हाँ, कोशिश जरूर करेंगे बचाने के लिए, उतना ही तक। लेकिन जहां उनका अपना कपड़े पे कुछ भी छींटे आए या अपना जो चप्पल सफेद पहनते हैं उन पे थोड़ा सा कीचड़ लग जाए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और उदय सर, पार्टी का जो स्टैंड है वो अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। हुमायूं कबीर ये तो पार्टी छोड़ चुके थे,
लेकिन अब क्यों कह रहे हैं कि रेजीनगर की सीट को वो ममता को देने को तैयार हैं? ये खेल क्या चल रहा है? मैडम, बहुत पहले पुराना वीडियो दर्शकों को कहेंगे, हमारे आपके साथ जो चर्चा हुई थी इलेक्शन के दौरान, जब ये हुमायूं कबीर अचानक मुगल सम्राट को याद कर लिया और पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का, और उसमें पूरी सपोर्ट उस टाइम में भी हम कहे थे ममता बनर्जी का सपोर्ट था इनके पीछे। तब तक उनको पता चल गया था जो मुस्लिम वोट बैंक इनसे धीरे धीरे खिसक रही है। तो हुमायूं कबीर का काम दिया गया था उनको, यही रोल था, उनको प्लान किया गया था इसलिए क्योंकि मुस्लिम वोट सारे इकट्ठा करो, उसके बाद तुम धीरे से उनको सस्पेंड किया, ठीक है, लेकिन पार्टी का मेंबरशिप उनका अभी भी है तृणमूल में। तो ये सारे बहुत बड़े ऊंचे खिलाड़ी है मैडम, और इन्होंने क्यों नहीं ऑफर करेंगे? बहरमपुर और रेजीनगर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जहां पे डेमोग्राफी करीब करीब चेंज होके 68% मुस्लिम हो गया, ये तो सबसे ज्यादा सेफ सीट है उनके लिए, क्योंकि फिरहाद हाकिम तो बोल दिया हम अपना सीट छोड़ने वाला नहीं है मंदिर से। अब देखिए कल इनकी तरफ से बयान आया था पार्टी के तरफ से, जो फिरहाद हाकिम अपना मेयर पद से रिजाइन करने वाले हैं और ममता बनर्जी उसमें हाँ भी बोली, लेकिन आज के दिन तक अभी इस वक्त तक उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिए। मतलब नगर निगम का कमिश्नर जो है, जो हेड करते हैं, उनके पास मेयर का कोई रेजिग्नेशन का चिट्ठी नहीं आई। तो आप खेल समझ रहे हैं मैडम? ये पार्टी, ये उस दिन भी मैंने बोला, कल भी बताए थे कि इसके पीछे दो मुस्लिम लीडर जो सबसे बड़ी रोल प्ले किया, वो है फिरहाद हाकिम, दूसरा है जावेद खान। और जावेद खान वही इंसान है जिनके 93 प्रॉपर्टीज के बारे में शुभेंदु अधिकारी पब्लिक मीटिंग में बोले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे। सोना पप्पू, जावेद खान, अभिषेक बैनर्जी, इन तीनों के नाम लिए थे। उनमें से सोना पप्पू अंदर है, जावेद खान भी जाने वाले हैं बहुत जल्दी, और तीसरे अभिषेक बैनर्जी तो अब ऐसे दलदल में फंस गए कुछ इनके कर्म के चलते, बल्कि ये इनका तो बहुत बड़ा रोल रहा भाजपा के जीतने में। अगर अभिषेक बैनर्जी वो धमकाना चमकाना, मारेंगे पीटेंगे डीजे बजाएंगे, ये सब नहीं बोलते और वोटर को ये प्रभावित नहीं करते, तो शायद भाजपा को ये हिंदू वोट कंसोलिडेट नहीं होता मैडम। और उदय सर, ममता के खिलाफ तो एक फ्रेश एफआईआर भी हो गई है। तो क्या है ये पूरा मामला और ये क्या शेप लेगा आगे जाकर के? क्योंकि आप ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे, कुछ आप पिछली बातें भी उनका जिक्र कर रहे थे। जी सर। मैडम, अगर मुझसे पूछिए, ये आज के दिन में सबसे अहम न्यूज है। ममता बनर्जी के ऊपर एफआईआर कोई सोच भी नहीं सकता। इनके राजनीतिक करियर में जो भी इन्होंने अच्छा किया बुरा किया जो भी किया, लेकिन कभी एफआईआर किसी का करने का हिम्मत नहीं। तो आज ये कैसे हो गया? ये सिचुएशन बदल कैसे गई? क्या सरकार बदल गया इसीलिए सिचुएशन बदल गया? नहीं मैडम। इससे पहले आपको याद होगा, बांग्लादेश का एक स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी, उनका एसोसिएशन हुआ था। उस टाइम में सारे यूनुस मियां का सरकार उस टाइम में चले थे। वो लोग सारे जो भारत के रॉ अननोन गनमैन और ये सारे नैरेटिव वहां पे चलाया था, जिसके चलते वो बहुत सारे और भी हिंदू के ऊपर वहां पे अत्याचार हुई थी, एक दो जाने भी चले गई थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो हम देखे जो चुनाव सिचुएशन आ गया, चुनाव के कैंपेन शुरू हो गया। तो ममता बनर्जी एक कैंपेन में ये कह दिया, जो बांग्लादेश का जो स्टूडेंट लीडर जो जिसका हत्या हुई थी, उसमें हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी का और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी, इस बयान को किसी ने मतलब उतना सीरियसली लिया नहीं। ये सोच लीजिए गलती हम लोग ही नजरअंदाज कर दिए थे। लेकिन इस बयान के बाद
पीछे एक बहुत बड़ा कांड हो गया। बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्टर उस टाइम यूनुस मियां का जो फॉरेन मिनिस्टर या एडवाइजर जो भी कहिए, उस टाइम में तो कोई इनके पास तो कोई डेमोक्रेटिक कोई पार्टी या कोई इलेक्शन विलेक्शन करके तो नहीं आए थे। ये लोग को तो बैठा गया था और अपने आप खुद को हम बता देते थे हम ये है वो। तो उस टाइम में उनके तरफ से ये आया था हमारे विदेश मंत्रालय में, जो देखिए आप बोल रहे उस्मान हादी के असैसिनेशन में भारत का कोई रोल नहीं है, क्योंकि भारत की तरफ से यही स्टेटमेंट आया था। लेकिन आपके यहाँ के एक लीडर जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, जैसे ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये कोई मामूली पोस्ट नहीं है। उनके तरफ से ये बयाना, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? और ममता दीदी है, तो उनसे जितना आप अच्छे बातों में बात करेंगे, जितना उनको इज्जत दे के बात करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं उनके तरफ से भी उतना इज्जत आएगी। उन्होंने बोला मैं ये, तो अमित शाह जी का रिक्वेस्ट है स्टेटमेंट आप विड्रॉ कर लीजिए ऑफिशियली। तो उन्होंने बोला नहीं करेंगे, आपको जो करना है करिए। इसी दौरान आपको याद होगा, पिछले सारे चीज हम लोग पॉडकास्ट पे कभी ना कभी डिस्कशन किए थे। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल साहब का एक विजिट होता है, जिनके कोई ऑफिशियल चर्चा या कोई नहीं था और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश के यहाँ पे सुरक्षा है उससे ऊपर कोई नहीं है। किसी का बात, किसी का बोलना हम भी नहीं चाहते थे। लेकिन उससे क्या हुआ था? यही हुआ था जो भारत का बीएसएफ और भारत के गृह मंत्री से ये कहा गया, हमारे यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, आप अपना जो है इसके पूरा इन्वेस्टिगेशन कीजिए और हम आपको मदद करेंगे, जो सही जो एक्चुअली जो मारे हैं इनको, उसको पकड़ने के लिए। बांग्लादेश का अपना इन्वेस्टिगेशन में पता चला वो सारे लोकल वहीं से बांग्लादेश से अरेस्ट हुआ। और हमारे कुछ लोग बहुत चिल्लाते हैं ना, गोदी मीडिया, हमें मालूम नहीं इस मीडिया ग्रुप को क्या कहते हैं, जो दीदी का हमेशा मतलब जब हरभजन करते रहते थे। उन्होंने नैरेटिव चलाया था जो सारे जो है ये पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया था, जो सच नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश का अभी उसका इन्वेस्टिगेशन पब्लिक डोमेन में है, कोई भी देख के वो बता सकते हैं जो वहाँ कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे, कहाँ से पकड़े गए और किस कारण से उसको मारा गया आपसी रंजिश में। सीधा सा हिसाब, इनको उस टाइम में इतना बाहर से पैसा आया था एजिटेशन को चलाने के लिए, और साथ में जमात, साथ में अंसरुल बांग्ला, ये जितना हुजी, ये सारे जो है सेपरेटिस्ट ग्रुप जो है और एंटी इंडियन ग्रुप जो है, इतना पैसा दिए थे वो आपस में बंटवारे में क्यों कितना खाएगा, इसी में ये लोग लड़ बैठे और उससे वो उसका मर्डर हो गया था। अब हुआ क्या, उसके बाद इलेक्शन हुई, रिजल्ट आया, सरकार बना, सब कुछ है। परसों ममता बनर्जी उन्होंने एक धरना दिए, जिनमें टोटल जो है सब मिला के 20 आदमी थे, ठीक है, और 100 रिपोर्टर थे। उसका अगर फोटो देखिएगा तो 20 आदमी आसपास उनके जो चले चपेटे बैठे हुए हैं, लेकिन 100 जरूर रिपोर्टर, टीवी बूम, कैमरा, ये सब देखने में आएगा। तो आप समझ सकते हैं उसका मीटिंग का। उसके दौरान उन्होंने बोला वही चीज, हमें मालूम है अमित शाह जी क्या कर सकते हैं, और इनके चलते जो है हमारे पास बहुत बड़ा राज छुपा है। वो जो स्टूडेंट लीडर जो उनको बांग्लादेश में मारा गया, वो उसका जो है सारे साजिश भारत सरकार आ रही है। जैसे ही इन्होंने बोला, एक लॉयर इनको ऊपर एफआईआर किया, और एफआईआर का सीधा जो है ये सिडेशन या देशद्रोही का मामला बनता है, क्योंकि आप अपना बयान से इसका पीछे कारण क्या है, मोटिव क्या है बताइए। आप रायट लगाना चाहते हैं,
आप चाहते हैं भारत के साथ उनके पड़ोसी देश का जो है संपर्क बिगड़ जाए, या आप चाहते हैं जो पूरा दुनिया में जो है वर्ल्ड इसमें भारत का बेइज्जत हो? तो इसको, जैसे मैं बता रहा हूँ, ममता दीदी का पॉलिटिक्स को हल्के में किसी को नहीं लेनी चाहिए। और कल भी मैंने बताया था, कम से कम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह जी इनको हल्के में नहीं लेते। वैसे मैं बोल रहा हूँ, इस केस को भी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। इनका जो है नतीजा बहुत बहुत दूर तक इसका असर पड़ेगा, और आप देखते जाइए क्या होता है। लेकिन आज के दिन में यही सबसे बड़ी खबर है, पहली बार ममता दीदी को अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च हुई, और वो भी देशद्रोही के मामले में। एंड उदय सर, ये लंदन में क्या चल रहा है? बड़े-बड़े लोग मिल रहे हैं महिया मोइत्रा के साथ, वहाँ पे क्या प्लानिंग चल रही है? और इसमें ममता बनर्जी का क्या कनेक्शन है? मैडम, ये बोलना बिल्कुल सही होगा। लंदन जो है अभी इस्लामिक कैपिटल बन गया पूरा यूरोप का। किस लिए ये सवाल आता है, जो क्यों हम ये बोल रहे हैं? पाकिस्तान के जितना पुराने प्राइम मिनिस्टर, एक बेचारे इमरान खान को छोड़ के नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, जितने इनके आर्मी के डिक्टेटर्स और मिलिट्री जनरल सब जो है, सब जब देश छोड़ के भागते हैं तो लंदन भागते हैं। पहले ये लोग जाते हैं सऊदी में, फिर वहां से लंदन। लंदन हो गया अभी आईएसआई का सबसे बड़ा हब। एक दूसरा बात है, बांग्लादेश का जो अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान, वो 20 साल लंदन में वो वहां पे रहे। मैं आपको छोटे छोटे चीज में बताता रहता हूँ, दर्शक समझ जाएंगे क्यों मैं बोल रहा हूँ। ये भी देख उसके लीजिए। बाद ये मोहतरमा ममता बनर्जी, स्कॉलर इन इस्लामिक हिस्ट्री, इनको और कोई सब्जेक्ट नहीं मिला तो बहुत अच्छा, पढ़ाई में कोई गलती, कोई कुछ भी, पढ़ाई ज्ञान तो सबके लिए है, शिक्षा सबको जरूरी है। अभी लंदन में बैठ के ये सारे, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो ड्रामा, जो नाटक, जो भी कहिए, जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, या जो भी ये कॉकरोच पार्टी और ये सब हो रहा है, अभी देखिए इनके सारे जो है कोई ना कोई नुमाइंदे लंदन में बैठे। तमिलनाडु के एक नुमाइंदे बैठे हैं। वेस्ट बंगाल भाजपा सरकार आ गया तो बहुत बड़ा इसका नुकसान हुआ, जो एंटी नेशनल्स, एंटी इंडियन जो है, और खास करके इंडी जो उनके महुआ मोइत्रा जी बैठी है। अखिलेश यादव जी वहां पे पहुंच गए वेकेशन मनाने, आपको लगता है। चौथा, राहुल बाबा की भी सफर 15 दिन के लिए होने जा रहा है। और इधर जो है हमारे अभिषेक बैनर्जी का तार भी लंदन में जुड़े हुए हैं। ये फंसे हुए हैं पीएमएलए मामले में, जो ईडी इनको नोटिस पकड़ाई। इनके बहुत सारे ट्रांजैक्शन, हवाला ट्रांजैक्शन, मतलब आप अभिषेक बैनर्जी का जो प्रॉपर्टी या एसेट या जो भी देखिए इनका जो है, कुछ तो सोर्स ऑफ इनकम होगा। है तो एक सांसद ना, ठीक है, उनके जो है बुआ चीफ मिनिस्टर, तो उनको जेड कैटेगरी, ये सब मैं छोड़ देता हूँ, ये सब भूल जाइए। इनके जितना प्रॉपर्टी, एसेट्स, इनके जो काम, लिप्स एंड बाउंड्स, और ये कहां से ये इतना पैसा आता है? इनके पैसा ईडी के पास जो है, मैं आपको बोल रहा हूं ऑथेंटिक खबर, बड़ा बाजार करके एक जगह है कलकत्ता में, जहां से इनके पैसे बाहर जाते हैं हवाले के रूप से। हुंडी साहू करके एक है इंसान जो बड़ा बाजार में, तो ये खबर है इनके पास। वो पैसा जो है दुबई होके, लंदन होके, एक पॉडकास्ट में मैंने बताया थे, अभिषेक बैनर्जी जितने बार विदेश गए अपना आंख के ट्रीटमेंट में, उनका रूट होता था कलकत्ता,
दुबई, यूएसए, लंदन, दुबई, कलकत्ता। ममता बनर्जी जब स्पेन जाती है, उसके बाद जब लौटते हैं 5 दिन दुबई में बैठे रहते हैं। कौन सा बिजनेस वो ले आया स्पेन से और कौन सा बिजनेस उन्होंने ले आया? एक वो लुल्लू मॉल का जो है, उन्होंने पता कर यहाँ पे अनाउंस किया था, बहुत बड़ा वेयर हाउस और हब बनाएंगे। आज तक कुछ मतलब एक जमीन पे ढेरे भी नहीं हुए। तो ये सारे जो है, ये पैसा का जो रीरूटिंग होता है, अब जो है सही में आज के दिन में एनआईए बहुत एक्टिव है। मैं बता रहा हूँ मैडम, जी, जी, बिल्कुल। तलाशी चल रहे हैं बहुत मदरसा पे। एनआईए इन्वॉल्व के मतलब ये बाहर से कोई ना कोई लिंक है। और एनआईए के इन्वेस्टिगेशन, बल्कि रेड तो आधी रात में शुरू हुई बिल्कुल, बिल्कुल। और शौकत दिन मौला के भर घर जो से। है चला। उसके बाद अभी चल रहा है मदरसा में। और किस एरिया का मदरसा? साउथ 24 परगना, जहां वो आप बदनाम गली कहिए, कुछ भी कहिए, जिसको हम जानते हैं डायमंड हार्बर मॉडल पे। आप समझदारों के लिए तो मैडम इतना ही काफी है। ये जहांगीर, शाहजहां, शौकत मुल्ला, जिनके आज यहाँ पे शौकत मुल्ला तो अजीब गरीब किस्सा, इनका घोटाला का तो कोई मतलब नए तरीके से, ये पूरा के पूरा नदी आ गए जहां पे इन्होंने रिसोर्ट बनाया। और देखिए ना दहशत कितनी है, ये बेड के नीचे से निकले हैं। हाँ, लगातार धरपकड़ ये चल रही है। और साइडो किया। जिन लोगों ने सर ये कूच बिहार का है, पश्चिम बंगाल में कटमनी घोटाला, ये सब दृश्य जो है ये बताते हैं कि किस तरीके से इन्होंने गरीबों को ये जो लूटा है, अब इनका छिपना मुश्किल हो रहा है, इज़न्ट इट? बिल्कुल, तभी तो आपको डेली देखने में मिल रहा है ना, महिला सबसे आगे है अंडा फेंकने में। जी। इसका मतलब क्या है? महिला के ऊपर इतना अत्याचार ये लोग किए। ये लोग सब मिलके बहुत बड़ा कन्वर्शन रैकेट चलाते थे। इनकी इस लोकेलिटी से, इस एरिया से सालों में हजारों बच्चियां जो है गायब हो जाते थे, जिनका कोई नाम निशान या कुछ नहीं आपको मिलता है। कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है और लड़की कहाँ से कभी कभार उसको रेस्क्यू होता है, कभी नहीं होता। सारे सुंदरबन एरिया है, ये सारे कंट्रोल करते थे अभिषेक बैनर्जी का टीम। ये शौकत मोल्ला, जहांगीर खान, शेख शाहजहां, यही लोग हैं। और सबके नाम देखिए ना, कौन कौन पकड़े जा रहे हैं, कौन कौन अभी पुलिस कस्टडी हिरासत में है। तो अजीब गरीब नाम है। ये कौन सा तुर्की या टर्की या पार्शियन या कौन मुगल बादशाह और राजाओं के साथ सारे खानदान पैदाइश, मतलब सारे ये पश्चिम बंगाल में ये लोग छोड़ के गए। आप बोल रहे हैं कि मदरसों पे एनआईए के छापे पड़ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ भी कोई विदेशी कनेक्शन नज़र आ रहा है? 100%। ये सस्पिशन मैं नहीं बोल रहा हूं मैडम, ये आज के दिन का नहीं है। पिछले सीपीएम का जब इनका गवर्नमेंट था, सीपीएम, उस टाइम में चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य आपने खुद बोले थे जे हम सीआईडी को बोलते हैं ये जितना अनरजिस्टर्ड मदरसा जितने हैं, ये बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट पे, इन लोगों पे नजर रखो और इन्वेस्टिगेशन चलाओ। लेकिन सीपीएम भी वैसा ही पार्टी है, उन्होंने तो उसका इज्जत नहीं दिया, बल्कि उनका इतना बेइज्जत किया पार्टी में अपना वोट बैंक के चलते। मतलब सब, कल जो मैंने आपको एक लोगो दिखाया था ना, जो सिंबल आपने दिखाया तृणमूल, उसके ऊपर सीपीएम का लोगो, उसका जड़ काटा जा रहा है, ये सब जो है मिले हुए है। तुष्टिकरण, जिहादी और इस्लामिस्ट पार्टी। और मदरसा में अनरजिस्टर्ड मदरसा, कौन पढ़ते हैं, कौन चलाते हैं, कहाँ से इनका फंडिंग होता है? अनरजिस्टर्ड मतलब इनका कोई सरकारी कोई अनुदान या कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, लेकिन कैसे चलाते हैं? कोई ना कोई तो इसको सपोर्ट देते होंगे। और सपोर्ट क्या मतलब, कोई फाइनेंस देते होंगे। तो
ये सारे अभी जो है नेटवर्क सामने में आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जितने इनके ममता बनर्जी के, अभिषेक बनर्जी के जो नेटवर्क थे, सब इस समय बस्ट हो रहे हैं। और सबसे दिलचस्प तो ये लग रहा है कि किस तरीके से है ना ममता बनर्जी ने अपने भाईपों को बिल्कुल तिलांजलि दे दी, एकदम दूध से जैसे मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, वैसे उनको कर दिया। उनके दम पर तो ये बहुत कूद रही थी, अब उनका ये हश्र कर दिया है। आपने सर मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी दी। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।